पिछले क्लास में हम लोग अपना टोटल 3 थ्योरम कर चुके थे, थ्योरम 1, 2 और 3। आज हमारे पास फिर से 3 थ्योरम है, 4, 5, 6। ठीक है, इन तीनों को भी हम लोग प्रूफ करेंगे जिस प्रकार से है, एनसीईआरटी का है तो प्रूफ करना है। देखिए जरा ध्यान से, एक एक करके प्रूफ करेंगे। थ्योरम नंबर 4 क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको देख लीजिए। कह रहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। सबसे पहले ना सर्किल का बात ही कर रहा होगा, सर्किल पहले एक बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, लाइन बाय लाइन इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए सपोज कीजिए कि ये हमारा सर्किल है। अब क्या कहा गया है, कहा गया है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। मतलब कि यहाँ पे कॉर्ड के बारे में भी जिक्र हुआ, तो एक कॉर्ड खींच लेते हैं हम लोग, एक कॉर्ड खींच लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया था कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। केवल इतना तक अभी ध्यान में लाइए आप बस, यानी कि इस सर्किल के सेंटर से एक लाइन खींचा जाता है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना बाइसेक्ट पहले ही कह दिया, इसका मतलब ये हो गया कि जितना हमारा ये होगा उतना ही हमारा ये होगा, ये गिवन है पहले से। ठीक है ना, अब इसको मान लीजिए पॉइंट ए, इसको बी, और ये सेंट्रल पॉइंट है तो ओ रहेगा, और यहाँ पे आप एक लाइन खींच दिए हैं तो इसको आप मान लीजिए एन, सपोज एन। ठीक है ना, आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है। नहीं, ये थोड़ा सा अलग है, कल वाला जैसा ही लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सा ये अलग है। तो यहां तक पहले देख लेते हैं क्या कहा गया था कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। तो एक सेंटर से लाइन खींचा गया कॉर्ड पे बाइसेक्ट करने के लिए, मतलब कि बाइसेक्ट हो गया पहले ही। मान लेना है आपको कि ये दोनों इक्वल है, बस इतना हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि सेंटर से जो आपने लाइन खींचा इस कॉर्ड पे, ये जो है ना परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड पे। आपने कल क्या प्रूफ किया था, कल आपने ये प्रूफ किया था कि कॉर्ड के ऊपर जब हम लोग सेंटर से कोई एक लाइन खींचेंगे तो वो परपेंडिकुलर होता है, ऐसा ही कुछ था ना। नहीं, ये नहीं था, वो बाइसेक्ट करता है, ये चीज था, है ना। लेकिन आज आपको साबित ये करना है कि जो लाइन आपने सेंटर से कॉर्ड पे खींचा है वो ना परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे। ठीक है ना, ये आपको साबित करना है, यही आपको प्रूफ करना है। चलिए ये कैसे बनेगा उसको जरा ध्यान से देखते हुए चलिए। सबसे पहले तो हम लोग गिवन ही लिखेंगे, गिवन। चलिए, अच्छा यहाँ पे ना एक कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा, जरा देखिए ध्यान से आपको ना। अच्छा, ऐसे कुछ बन सकता है क्या, कुछ नहीं बन सकता ऐसे, इससे आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और, जो आप ज्वाइन कर रहे हैं वो बेसिकली आपका है क्या, रेडियस है, तो ये भी आर और ये भी आर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अब गिवन में कि हमारे पास जो एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, ये हमको गिवन है। लेकिन इसमें एक चीज और गिवन है। क्या गिवन है, ये वाला कॉर्ड का पार्ट और ये वाला कॉर्ड का पार्ट दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा एंड ए एन इज इक्वल्स टू बी एन, इतना हमको गिवन है। अब आगे बढ़ते हैं टू प्रूव क्या करना है आपको। प्रूव आपको ये करना है ना कि ये जो लाइन आपने खींचा है ओ एन इस कॉर्ड पे, ये ना परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ पे भी 90 है और यहाँ पे भी 90 है, यही आपको प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पे लिखिए एंगल ओ एन ए ओ एन। अच्छा इसको है ना ऐसे हम लोग कर देते हैं, डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमको साबित करना है, मतलब कि ओ एन जो है ए बी पे परपेंडिकुलर है, यही आपको साबित करना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें आपने कंस्ट्रक्शन किया ना, क्या कि आपने रेडियस बनाया है ना, तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन भी लिख दीजिए, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ये आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था। अब हमारा मेन पार्ट शुरू होता है, वो है प्रूफ का, यही आपका मेन है।
ठीक है ना। चलिए अब प्रूफ देखा जाए, शुरू करते हैं देखना हम लोग। तो यदि यहाँ पे हम लोग गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास ना दो ट्रायंगल दिख रहा है। क्या राइट ट्रायंगल? नहीं नहीं, राइट ट्रायंगल नहीं। यहाँ पे 90 होता तो राइट ट्रायंगल होता ना, लेकिन हमको यहाँ पे 90 है वही साबित करना है। तो यह राइट ट्रायंगल हुआ क्या? नहीं, ये सिंपल सा ट्रायंगल है। तो यहाँ पे आपके पास दो ट्रायंगल दिख रहा है, तो दोनों ट्रायंगल का पहले नाम लिख लीजिए। इन ट्रायंगल ONA, ONA एंड ट्रायंगल ONB। बहुत अच्छा, दो ट्रायंगल हमको यहाँ पे दिख रहा है। अब थोड़ा सा इसके बारे में सोचा जाए। देखिए ध्यान से, आपको मालूम है कि इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इक्वल होगा, बिकॉज बोथ आर रेडियस, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग OA इज इक्वल्स टू OB, रीजन बोथ आर रेडियस। हो गया पहला क्लियर। उसी प्रकार से ये वाला ट्रायंगल का ये वाला साइड और ये वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड दोनों इक्वल है, रीजन गिवन यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे AN इज इक्वल टू BN लिख दीजिए। BN आपने यहाँ पे क्या था तो BN, और रीजन आप लिख दीजिए यहाँ पे गिवन लिख दीजिए, वो आपको सवाल में ही गिवन दिया हुआ था। एक चीज और, ON दोनों में कॉमन है ना। तो ON इज इक्वल टू ON, रीजन आप लिख दीजिए कॉमन। हो गया। अच्छा, आपको साफ दिख रहा होगा किस क्राइटेरिया के तहत? SSS, सिंपल। तो हैंस ट्रायंगल ONA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONB। क्राइटेरिया है आपका बाई SSS। सिंपल सी बात, हो गया क्लियर। चलिए हाँ, बस इतना लिख दीजिए, बाई SSS, काम खत्म, ठीक है ना। इतना तक तो हमको समझ में आ गया। अब कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, अब जब हमको यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम यहाँ पे ना ये चीज कर सकते हैं। एंगल ये वाला लीजिए ONA, एंगल ONA इज इक्वल्स टू एंगल ONB बाई CPCT। मतलब क्या हुआ भाई? मतलब ये हो गया कि अब हमारा ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम यहाँ पे ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, लिख सकते हैं बाई CPCT, ठीक है ना। इतना हम लोग लिख दिए। अब अच्छा, एक चीज अब यहाँ पे हम क्या बताना चाहते हैं आपको, वो देखिए ध्यान से। अभी आपने ये साबित यहाँ पे बाई CPCT से ये कर दिया कि जितना एंगल हमारा ये है उतना ही एंगल हमारा ये है बाई CPCT, ठीक है ना। अब आप मान लीजिए कुछ देर के लिए कि AB जो है ना हमारा, वो एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो लेट AB इज अ स्ट्रेट लाइन। AB को आपने स्ट्रेट लाइन मान लिया। तो जब आपने स्ट्रेट लाइन मान लिया तो बताइए कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा? 180, रीजन लीनियर पेयर, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल ONA प्लस एंगल ONB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन आप लिखेंगे लीनियर पेयर। इस चीज को हमने आपको बहुत पढ़ाया है, किस चैप्टर में मालूम है? लाइन्स एंड एंगल्स, है ना। लाइन्स एंड एंगल्स में हमने पढ़ाया है आपको। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है बस। हालांकि सब चीज बहुत आसान लग रहा है, लेकिन यहीं पे समझ जाएंगे तो आपका ये थ्योरम कंप्लीट। देखिए, अभी आपने बाई CPCT से इन दोनों को बराबर कर दिया था, है ना। अब आप क्या कर दिए, AB को स्ट्रेट लाइन मान के इन दोनों का सम आपने 180 कर दिया, रीजन आपने लीनियर पेयर लिख दिया, है ना। तो अब जरा सोचिएगा, अपना कॉमन सेंस लगाइए। बड़ा सिंपल सा बात यहाँ पे है। यहाँ पे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है ना, और इन दोनों एंगल का सम 180 है। तो बताइए ये दोनों कितना कितना रहा होगा? 90-90, सिंपल। क्योंकि यदि इन दोनों का सम हमारा 180 है और ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये भी 90 रहा होगा और ये भी 90 रहा होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हैंस एंगल ONA इज इक्वल्स टू एंगल ONB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं भाई, क्योंकि दोनों ये एंगल हमारा यहाँ पे बराबर है और इन दोनों का सम 180 है। तो कहीं ना कहीं
ये भी 90 रहा होगा और ये भी 90 रहा होगा, तो दोनों का सम 180 हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एंगल दोनों बराबर होगा और दोनों 90 के इक्वल होंगे। तो यहां से हम ये अब डायरेक्ट लिख सकते हैं ये चीज क्या, ON परपेंडिकुलर AB। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या, 90 है ना, 90 का होना। तो यहाँ पे हमको अब साफ दिख गया कि ON जो है AB पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90। बस हो गया प्रूफ, यही आपको करना था। और इसके बाद लिख दीजिए वो खूबसूरत सा वर्ड, हैंड्स प्रूव्ड। हैंड्स प्रूव्ड। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 90। बस इतना ही करना था आपको। इसमें कोई समस्या है? इसमें बात समझ में आई है? चलो आगे बढ़ते हैं। बस इसमें आपको एक लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगाना था, बाकी आपका बन गया। अब थ्योरम नंबर 5। ये थ्योरम नंबर 5 जो है ना, ये मजेदार सवाल है, ये मेरा फेवरेट सवाल है, क्योंकि इसमें दम है ना। इसमें दम क्यों है ना, क्योंकि ये सब सवाल तो थोड़ा बहुत फिर भी माना जाए तो आसान ही है, लगभग बन जाता है, लेकिन इस सवाल में ना थोड़ा सा दम है, बात है इसमें। इसमें करना क्या है ना, देखिए ध्यान से लिखा हुआ है। सबसे पहला बात यहाँ पे कहा गया है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पहले तो समझिए कि नॉन कोलिनियर पॉइंट होता क्या है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को समझने के लिए पहले समझिए कि कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जो कि एक ही लाइन पे लाई करे। जैसे मान लीजिए यदि ये हमारा लाइन है और इसके ऊपर 1 2 3 इस प्रकार का हमारा जो है ना पॉइंट लाई करता है, तो ये तीनों का तीनों पॉइंट हमारा नॉन कोलिनियर कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि एक ही लाइन पे है और एक ही दूरी पे भी है। सपोज कर लीजिए कि समान दूरी पे है और एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये हमारा कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा नॉन कोलिनियर, इसका अपोजिट हो जाएगा, जो कि लाइन पे ना हो, जो कि अलग अलग जगह पर हो। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ही आपको यहाँ पे लिखने हैं। कोई समस्या है इसमें? चलिए, तो इसके बारे में ना थोड़ा सा सोचा जाए कि कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है, ये आप साबित करके बताओ। बात समझ में आ गया? चलिए, तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में मगन किया जाए, विचार किया जाए कैसे होगा ये। पहले तो यहाँ पे बात हुआ है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम लोग पहले बना लेते हैं, ठीक ना। चलिए, सपोज कर लीजिए कि एक नॉन कोलिनियर पॉइंट जो है ना हमारा यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अच्छा, हम ना एक यहाँ पे और एक यहाँ पे भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्यों बनाए, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। पॉइंट आप कहीं भी लीजिएगा ना बिल्कुल सेम बनेगा। आप चलिए मान लीजिए कुछ देर के लिए आप एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, इससे भी हमारा एक ही सर्किल पास करेगा। लेकिन इस प्रकार से लेने का मतलब है कि थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में बनेगा इसमें भी तीनों एक ही साथ, तो वो कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा ना। हमको यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट नहीं लेना है, हमको यहाँ पे नॉन कोलिनियर लेना है, यानी कि एक ही लाइन पे वो नहीं होना चाहिए। तो देखियो, क्या ये हमारा एक लाइन पे है? नहीं, ये ऊपर में है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। चलो, तो आप पॉइंट 3 को कहीं भी लीजिए, सर्किल आपका जो हम यहाँ पे अभी बताएंगे वो ही चीज बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। बस इतना ही आपको गिवन है ना, और कुछ है क्या गिवन? कुछ और गिवन यहाँ पे नहीं है। आगे देखा जाए तो सबसे पहले इसका हम लोग गिवन लिख देते हैं कि गिवन इसमें है क्या। अच्छा, इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी और इसको पॉइंट सी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ले लीजिए गिवन में ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि गिवन आपके पास केवल इतना ही है कि ए बी सी जो है वो आपका 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। कोई डाउट है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि इस तीनों पॉइंट से जो है ना
एक ही सर्किल पास करेगा। तो टू प्रूव में आप इस स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा चुरा के यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप केवल यहाँ पे लिख सकते हैं कि only one circle can pass, only one circle can pass through three non-collinear points। ये चीज हो गया हमारा, ठीक है ना। तो गिवन में आपके पास केवल ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको प्रूव करना है कि इन तीनों पॉइंट से जो है ना एक ही सर्किल पास हो सकता है। वही हमने यहाँ पे टू प्रूव में लिख दिया। आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन का ना बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है कंस्ट्रक्शन का। हालांकि इसमें प्रूफ से ज्यादा आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग ना पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, उसके बाद एक बार में पूरा लिख देंगे। लिखने का काम बाद में कर लेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले आपको ए से बी को ज्वाइन करना है और बी को सी से ज्वाइन करना है, ठीक है ना। चलो इतना आपको ज्वाइन करना है सबसे पहले, ठीक है। अब यहां पे अब आपको करना क्या है ना, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि इस ए बी को बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। और डिवाइड जब आप करेंगे तो एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन आएगा जो कि इस ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो वो कैसे होता है उसके लिए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए ध्यान से, आपके पास ये जरूर होगा, इसको क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं इसको। तो इसमें आप अपना इसको पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है ना। सबसे पहले 3 पॉइंट ले लीजिए, तीनों दोनों को मैच कर दीजिए, अपना ज्वाइन कर लीजिए। पेंसिल लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचा जाता है वो देखिए। सबसे पहले आपको करना क्या है ना, इन दोनों को ना मैच कर लो, ठीक है। जैसे हम चलो कुछ देर के लिए ना, जैसे पेंसिल है, अच्छा पेन ही लो, जैसे देखो फिट नहीं होगा इसमें। अच्छा मेरे पास पेंसिल होगा, जैसे ठीक है। जैसे ये आपका पेंसिल है, तो आपको करना क्या है, इस ए पे रखो और इस बी को पूरा मेजर कर लो, ठीक है। चलो हम एक बार मेजर कर ही लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक है। मेजर करने से इस पूरे से ना थोड़ा सा आप इसको कम कर लीजिए, थोड़ा सा कम इसको करेंगे। हाँ याद आ गया, हमने आपको ये बताया भी था, है ना। करना क्या है, जैसे इसका आधा यदि देखा जाए तो चलिए मान लीजिए कि इस पूरे ए बी का जो आधा है ना वो हमारा यहाँ पे आता है, ठीक है ना। बिल्कुल हाफ जो है वो यहाँ पे आता है। आपको करना क्या है, इस आधा से ज्यादा लेना है, पूरा भी नहीं लेना है, आधा भी नहीं लेना है, इन दोनों के बीच लेना है। तो आप थोड़ा सा ये मान सकते हैं कि देखो ये बीच में है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये बीचों बीच हो गया आधा वाला पॉइंट। आपको आधा से थोड़ा सा ज्यादा लेना है ये वाला, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे रख के ही आपको एक बार इधर कट करना है, एक बार इधर कट करना है, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि हमने ना इसको यहाँ पे रखा, तो एक बार हमारा इस प्रकार से कटा और एक बार हमारा जो है वो इस प्रकार से कटा, ठीक है। कैसे मानना है, यहाँ पे रख के हमने एक बार इसको ऐसे काट दिया ऊपर में और इसको एक बार ऐसे नीचे में काट दिया। अब जो काम आपने इधर किया है, अब इसको ऐसे पलट के बी पे रख के काटो, ठीक है ना। अब इसको चेंज नहीं करना है, जो पहले था ये उतना ही रहेगा। अब इसको इस पे रख के एक बार इसको ऐसे काटो और इसको एक बार ऐसे नीचे से काटो, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपने ऐसे काटा, ऐसे काटा आपने, ठीक है। और इस चीज को आप इससे करिएगा ना तो आपका एकदम सटीक बनेगा। हमारा थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो सकता है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, मैच करना है स्केल से, ठीक है। चलिए स्केल भी मेरे पास है, तो थोड़ा सा मेरा ना गलत सही हो सकता है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास स्केल तो है नहीं।
थोड़ा सा मेरा गलत है ही, चलो कोई बात नहीं। चलो देखते हैं होता है कि नहीं। चलिए आप सपोज कर लीजिए कि ये स्ट्रेट है, ठीक है ना। आप इसको कीजिएगा कंपास से तो बिल्कुल आपका ये बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है ना। तो हमसे थोड़ा सा गलती हो सकता है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। जो काम आपने इस ए बी पे किया, अब यहाँ पे ना ये जो हमारा है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, याद रखिएगा। यानी कि ये इक्वल पार्ट और ये भी इक्वल पार्ट, इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जो काम आपने ए बी पे किया वही काम आपको बी सी पे भी करना है, यही काम आपको बी सी पे भी करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे बी सी पे, वही काम दोबारा आपको उसको इस पे दोहराना पड़ेगा। इसमें देखिए ध्यान से, अब इस बी पे रखिए, आधा से ज्यादा लेना है। देखिए पहले इधर ध्यान से, आधा से ज्यादा लेके आपको एक बार इधर कट करना है और एक बार आपको इधर कट करना है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अब इसको इसे पलट देंगे, यहाँ पे रख के एक बार इसको इधर से कट कर देना है इसे, और इसको एक बार यहाँ पे रख के ऐसे कट कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि मेरा जो है हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा और वो जो है हमारा कुछ इस प्रकार से आ गया। सपोज कर लेते हैं बस एक बार ऐसे आया और एक बार ऐसे आया, एक बार ऐसे आया और एक बार मेरा ऐसे आ गया, ठीक है ना। इसको आप करेंगे तो आपका बिल्कुल सही बनेगा, हमसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे पास वो कंपास उतना बड़ा है नहीं। ये मेरा ऐसे आ गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे करना क्या है आपको, आगे देखिए मार्कर, हाँ। अब जहां पे ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों को कट करे, उस पॉइंट को आप कुछ भी मान लीजिए। चलिए हम मान लेते हैं ओ, हमने मान लिया ओ, कोई डाउट इसमें। चलो अब करना क्या है, यही आपको अब समझना है, देखिए ध्यान से। अब आपको इस ओ को ए से ज्वाइन करना है, इस ओ को बी से ज्वाइन करना है और इस ओ को सी से ज्वाइन करना है, ठीक है। कोई समस्या है इसमें? चलिए इतना ही आपको करना है। और जो काम आपने यहां पे किया है वही चीज आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा आपने इसमें कंस्ट्रक्शन का ही काम किया है ना। चलिए तो कंस्ट्रक्शन आपका यहाँ पे लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे पहले इसको। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले क्या किया था, याद कीजिए। तो हमने ए बी को और बी सी को ज्वाइन किया था, तो जो आपने किया वही आपको बस यहाँ पे लिख देना है, ज्वाइन ए बी एंड बी सी। ए को बी से और बी को सी से आपने ज्वाइन किया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया था, उसके बाद आपने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा था, उसी प्रकार से बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने खींचा था, है ना। तो अब यहाँ पे आप करेंगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। आपने दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, वही आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने ओ को ए से, ओ को बी से और ओ को सी से ज्वाइन किया, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ज्वाइन ओ ए, उसके बाद ओ बी एंड ओ सी, इसको आपने ज्वाइन किया। कोई समस्या अब इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, अब जरा देखिए ध्यान से, हो गया यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अब इसमें ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे तो अब मेरा प्रूफ का वाला काम शुरू होगा। हमको ना करना क्या है, अब बेसिकली हमको इस पॉइंट और इस पॉइंट से सर्किल को दौड़ाना है, सर्किल को दौड़ाना है, ठीक है ना। कैसे होगा वो, उसको जरा सोचिए ध्यान से। अच्छा, क्या थोड़ा सा माइंड में ऐसा लग रहा है कि ये ओ जो है हमारा सेंट्रल पॉइंट सर्किल का बन सकता है? बिल्कुल लग रहा होगा, है ना। अब
हाँ, यहाँ पे अब आपको वही चीज करना है। अब आपको ये जो ओ दिख रहा है ना, ओ आपको सेंट्रल पॉइंट मान लेना है। तो यहाँ पे आपको करना है अब हाँ, टेकिंग O as center, taking O as center and AB as radius। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि अब आपको मान लेना है कि ये जो O है ना, वो हमारा सेंटर का सर्किल का सेंटर पॉइंट है, और ये जो OA है वो हमारा क्या है? रेडियस है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि अब आपको इसके ऊपर ऐसे रखना है ना। आपने इसको मान लिया सेंटर पॉइंट, इसको मान लिया आपने यहां से यहां तक की दूरी को क्या मान लिया? रेडियस मान लिया आपने। तो अब इस पे रख के आपको इसको एक बार ऐसे घुमा देना है, यानी कि इसको एक बार इस पे ऐसे रख के इसको ऐसे पूरी तरीके से एक बार घुमा देना है। अब यहां पे देखिए क्या होगा। टेकिंग O एज सेंटर एंड AB एज रेडियस, ड्रॉ अ सर्किल। ड्रॉ एक सर्किल, आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है। चलिए, कैसा हमारा सर्किल बनेगा वो देखिए ध्यान से। सर्किल आप जब बनाएंगे तो बिल्कुल का बिल्कुल सर्किल आपका गोल बनेगा। हाँ, नहीं नहीं, इसको नहीं, ये प्रूफ में हमारा चलेगा, उतना काफी है, ठीक है ना। अब ये हमारा जो है, जब आप ऐसा कीजिएगा तो हमसे थोड़ा सा टेढ़ा बन गया होगा, लेकिन जब आप इसको ऐसा कीजिएगा तो आपसे बिल्कुल एक सर्किल ही बनेगा, बिल्कुल गोल, ठीक है ना। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर यदि हम इस पॉइंट को यहां पे लेते तो भी एक सर्किल बनता? बिल्कुल बनता, बिल्कुल बनता। उस जैसे मान लीजिए आपने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट आपने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट आप यहाँ पे लेते, है ना, यहाँ पे आप लेते, तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल एक सर्किल बनता। आपके मन में सवाल आ गया सर कैसे बनता? तो उसके लिए भी तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते कि नहीं खींचते? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे आपने खींचा और दोनों जहां पे मिल गया, वहां से ही आपको एक सर्किल ड्रॉ करना पड़ता है। आप इसको घर में ट्राई जरूर कीजिएगा, आपसे जरूर बनेगा सर्किल, एकदम 100% बनेगा सर्किल, एकदम गोल बनेगा। वो भी एक पॉइंट को ना यहाँ पे लीजिएगा और एक पॉइंट बिल्कुल करीब ले लीजिएगा, और एक पॉइंट जो है ना यहाँ ले लीजिएगा, और दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के एक सर्किल ड्रॉ कीजिएगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना। 100% श्योर है हम, वो बनेगा ही बनेगा। यही तो मैथ का जादू है। तो अब आपने क्या किया? O को सेंटर माना और OA को आपने रेडियस माना, आपने एक सर्किल बना दिया। तो यहां पे अब आप देखेंगे एक नया चीज, क्या? वो देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। अब चूंकि हमारा ये एक सर्किल हो गया, तो यहां पे आपको अब क्या दिख रहा है कि यहां पे अब आपको दिख रहा है कि OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC होगा। तो पहले ये बताइए कि जितना हमारा OA होगा उतना ही OB उतना ही OC होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारा सर्किल है और ये तीनों का तीनों हमारा क्या बन गया? रेडियस बन गया, इज इक्वल्स टू रेडियस हो गया। बस यही चीज आपको इसमें करना था। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि भाई पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C से जो है ना एक ही सर्किल पास हो सकता है। कोई डाउट है इसमें? तो यहाँ पे हमारा एक सर्किल बन गया। हाँ, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर एज, डायरेक्ट लिख सकते हैं देयर एज वन एंड ओनली वन सर्किल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बस इतना ही कर दीजिएगा आप, आपका काम हो गया। नीचे लिख दीजिए हैंड्स प्रूव्ड, इतना काफी है, हो गया बस, ठीक है ना। और लेकिन इसको आप जब भी कीजिएगा तो कंपास से कीजिएगा, पेंसिल से कीजिएगा, ठीक है ना, और इससे बिल्कुल आपका बनेगा। थ्योरम नंबर 6 देखिए क्या कहता है। थ्योरम नंबर 6 है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। चलो
बात समझ में नहीं आए ना, कोई बात नहीं, सबसे पहले ना एक सर्किल बना लेना चाहिए, बाद में बात अपने समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कुछ समझ में नहीं आया, सर्किल बना लो सबसे पहले, ठीक है ना, बाद में देख लेंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सर्किल तो बन गया, अब बात क्या कर रहा है इसमें, देखिए देखिए कहा गया है इक्वल कॉर्ड्स, एस लग गया यहाँ पे, मतलब कि दो कॉर्ड। अच्छा, आपके मन में सवाल आता होगा कि सर एस लग गया, इसका मतलब दो ही कॉर्ड थोड़ी ना है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। नहीं, हालांकि एस लग गया मतलब बहुत सारा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दो ही कॉर्ड का हमको जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल कॉर्ड्स है, इसका मतलब यहाँ पे हमको दो कॉर्ड बनाना पड़ेगा। चलिए, आप कहीं भी बना सकते हैं दो को, हम यहाँ पे एक बना देते हैं और एक ऊपर में बना देते हैं, दो कॉर्ड बन गया हमारा। नाम आप दे सकते हैं ए बी और सी डी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी नाम इसका देना चाहें, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा गया है, कहा गया है इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि दोनों कॉर्ड हमने बना दिया। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि ये सर्किल है तो इसका एक सर्किल का सेंट्रल पॉइंट भी होगा जिसको हम लोग ओ कह देते हैं, है ना। तो आपको प्रूफ ये करना है कि ये जो दोनों कॉर्ड है ना, ये दोनों कॉर्ड इस सेंट्रल पॉइंट से बराबर दूरी पे है। मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, यही आपको प्रूफ करना है। कोई डाउट नहीं ना? सेंटर में तो वो है। नहीं नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला हमारा सेंटर है और ये वाला कॉर्ड हमारा यहाँ पे है और ये वाला कॉर्ड हमारा यहाँ पे, तो ये भी हो सकता है कि ये वाला कॉर्ड का दूरी यहाँ से 5 सेंटीमीटर हो और ये 40 सेंटीमीटर हो सकता है ना। लेकिन हमको साबित करना है कि दोनों जो है सेंटर से बराबर दूरी पे है, 5-5, 10-10 इस प्रकार से, ठीक है ना, वही आपको साबित करना है। चलो, तो इतना हमारे पास गिवन था, है कि नहीं, इतना गिवन है। हाँ, इक्वल कॉर्ड है वो, बिल्कुल बराबर कॉर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पहले आप यहाँ पे गिवन लिख लीजिए। गिवन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, गिवन यहाँ पे आपको दिख रहा है, हाँ अच्छा एक ना, इससे काम नहीं बनने वाला है, आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन, हाँ अच्छा एक चीज और, अब तो आप ये जान गए हैं कि जब भी हम लोग कॉर्ड के ऊपर जब भी हम लोग सेंटर से एक लाइन खींचते हैं तो वो लाइन कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये तो आप जान गए। चलो, तो ये आप जानते हैं, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए पहले, इसका मतलब यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, ये तो होगा ही। ये आपने कहाँ से सीखा है, थ्योरम से सीखा है, ठीक है ना, इतना आप जानते थे पहले से। अब यहाँ पे आपको बस एक कंस्ट्रक्शन का काम कर लेना है कि इसको इससे ज्वाइन कर दो और इसको इससे, और इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, बस बात खत्म, है ना। हाँ, और ये जो आपने ज्वाइन किया ये हमारा क्या है, एक तरीके से रेडियस है। तो अब यहाँ पे आपको दिख गया कि गिवन हमारे पास जो है ना एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, जिसमें एक चीज हमको और दिख रहा है, हाँ इसमें एक चीज और दिख रहा है, एंड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, क्योंकि इक्वल कॉर्ड है, सवाल में ही कह दिया था इक्वल कॉर्ड बराबर है। एक चीज और दिख रहा है, ऑल्सो क्या दिख रहा है, एक चीज और, अच्छा यहाँ पे ना हम P दे देते हैं और यहाँ पे Q दे देते हैं। तो ऑल्सो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर और OQ जो है वो परपेंडिकुलर है CD पर, इतना आपको दिख रहा था इसमें, है ना। अब आपको प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिए। प्रूफ करना क्या है ना, देखिए ध्यान से, ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड इस सेंट्रल पॉइंट से बराबर दूरी पे है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि जितना OQ है उतना ही OP है, ये आपको साबित करना है, ठीक है ना। अच्छा आपके मन में सवाल आया होगा कि सर हमको साबित करना है कि ये वाला कॉर्ड यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो है दोनों बराबर दूरी पे है, तो हम OQ और OP को क्यों बराबर साबित कर रहे हैं, क्योंकि जब उसको साबित कर देंगे तो हमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड सेंटर से बिल्कुल बराबर दूरी पे है। तो हमको यहाँ पे साबित बेसिकली करना क्या मालूम है, वो करना है कि OQ जो है वो OP के बराबर है। यदि ये हमको मालूम चल गया तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड सेंट्रल पॉइंट से बिल्कुल बराबर दूरी पे है, ठीक है ना, यही आपको साबित करना है। अब कंस्ट्रक्शन भी आपने इसमें किया है, क्या था कंस्ट्रक्शन आपने इसमें, आपने ज्वाइन किया था, क्या ज्वाइन
OA and OB also OC and OD, यही आपने ज्वाइन किया था, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं इसमें। चलो अब हमारा मेन काम चालू होता है यहां से प्रूफ वाला। ये हमारा मेन काम यहां से चालू होता है। देखिए अब जरा ध्यान से। अच्छा इस पे ना थोड़ा सा लाइन खींच देते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वाला सारा हमारा इसी का पार्ट था। हमको साबित करना क्या है? साबित हमको ये करना है कि जितना OQ है उतना ही OP है। तो क्यों ना हम एक ये वाला ट्रायंगल ले लें और ये वाला ट्रायंगल ले लें। दो ट्रायंगल यदि हम कॉन्ग्रुएंट साबित कर दें ये दोनों, तो बाई सिंप्लिसिटी ये वाला साइड और ये वाला साइड अपने आप बराबर हो जाएगा प्रूफ। तो हम ले लेते हैं दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। हाँ ये दोनों भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। आप चाहें तो ये वाला और ये वाला भी ले सकते हैं, तिरछा तिरछा, या फिर आप ये वाला भी ले सकते हैं। कोई भी दो को ले लीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम चलिए मान लेते हैं कि हम ये और ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे ना हमको दिख रहा है कि ये दोनों का दोनों ना राइट ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि हमने इस कॉर्ड के ऊपर सेंटर से एक लाइन खींचा था जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल है। तो इन राइट ट्रायंगल AOP, ठीक है, तो पहला AOP हो गया, एंड राइट ट्रायंगल COQ, ठीक है। आप ही का बाद दो ट्रायंगल ले लिए हम। तो हमारे पास एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, दो ट्रायंगल। इसको मिटा ही देते हैं, ज्यादा घिच पिच लग जाएगा। तो दो ट्रायंगल हमने यहाँ पे ले लिया, एक ये वाला और एक ये वाला। अब बात करते हैं राइट ट्रायंगल है, तो हमको यहाँ पे जो है ना RHS का कॉन्सेप्ट दिख रहा है ना, RHS वाला क्राइटेरिया। तो सबसे पहले इस एंगल के बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल, इस एंगल का नाम बताइए। APO इज इक्वल्स टू एंगल CQO बराबर बोथ आर 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि दोनों 90 के बराबर है। पहला ये हो गया, आर हो गया। अब आता है H यानी कि हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई 90 के सामने वाला साइड हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस। ये यानी कि इस वाले के सामने ये है तो ये हाइपोटेनस हो गया, इस वाले के सामने ये वाला है, यानी कि दोनों तो रेडियस ही है, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं AO इज इक्वल टू CO, बोथ आर, रीजन लिख दीजिए, बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडियस। R हो गया, H हो गया। अब बच रहा है हमारा एक साइड। कौन सा साइड लेंगे? AP। क्यों लेंगे AP? हाँ ठीक है, ये वाला और ये वाला। अच्छा अब ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाते हैं क्या चीज। देखिए पहले ही बात यहाँ पे कर दिया गया है कि इक्वल कॉर्ड, मतलब कि जितना AB है उतना ही CD है, ठीक है। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज, इन दोनों कॉर्ड के ऊपर सेंटर से एक लाइन खींचा गया जो कि परपेंडिकुलर है। और याद कीजिए जब हम लोग कॉर्ड के ऊपर सेंटर से कोई लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर, तो वो क्या कर देता है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब हो गया कि यदि AB हमारा 10 सेंटीमीटर है तो उतना ही CD कितना होगा, उतना ही 10 होगा। उसके बाद बाइसेक्ट भी करता है, मतलब कि ये 5 हो जाएगा, ये भी 5, उसी प्रकार से ये भी 5 और ये भी 5। कोई डाउट नहीं अब इसमें। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जितना हमारा ये होगा उतना ही हमारा ये होगा, क्योंकि पहले ही इक्वल कॉर्ड है, यानी कि जितना ये है उतना ही है। उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि जब हम लोग सेंटर से एक लाइन खींचते हैं कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब कि AP जितना है उतना ही हमारा CQ है। कोई डाउट नहीं इसमें। चलो इसका रीजन क्या लिखना चाहिए? इसका रीजन आप लिख सकते हैं लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इनटू, ठीक है वही लिख देते हैं, परपेंडिकुलर PAR
PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर drawn from perpendicular drawn from center नहीं to the chord bisects the ये आपको इतना बड़ा रीजन लिखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है ये R है, ये H है और ये S है। तो यहाँ पे हमारा हो गया हैंस राइट ट्रायंगल कौन सा था, AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट ट्रायंगल COQ। रीजन आप यहाँ पे लिख दीजिए बाय RHS क्राइटेरिया, यानी कि RHS क्राइटेरिया के तहत ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो यहां से हम कह सकते हैं कि जितना OQ है उतना ही हमारा OP है। सो OQ इज इक्वल्स टू OP बाई CPCT हो गया। बस ये आपको प्रूफ करना था, है ना। हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। कोई समस्या अब इसमें? चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है आज और 3 थ्योरम खत्म हो गया, है ना, यानी कि टोटल हमारा 6 थ्योरम खत्म हो गया। इसके बाद और भी थ्योरम है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसको आप एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऑफलाइन वाले आप लोग इसको कॉपी में मेंशन कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कुछ और थ्योरम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।